आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे एनडीपीएस एक्ट का एक एमपी हाई कोर्ट का डिसाइड किया हुआ जजमेंट शेयर कर रहा हूं। और साथियों, ये जजमेंट आपसे मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि एनडीपीएस के मामले में आपको पता होगा कि एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत बहुत कम मिलती है। लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की है आरोपी को। तो ये बेल किस आधार पर ग्रांट की है और क्यों ग्रांट किया है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये मैं जजमेंट आपसे शेयर करूँगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो जजमेंट है ये क्रिमिनल लॉ जर्नल में पब्लिश हुआ है और 2022 का ही जजमेंट है। अब आप इस केस की स्टोरी समझिए, इस केस की स्टोरी क्या है। साथियों, ये जो मामला है मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले का है, जहां की सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। और एफआईआर दर्ज की गई थी क्योंकि उसमें 95 बॉटल ऑनड्रग्स सिरप जब्त की गई। और साथियों, इसमें जो धाराएं लगाई गई थी एनडीपीएस एक्ट की, वो था सेक्शन 8, 20, 21, ये 3 धाराएं थी। इसके अलावा आपको पता होगा कि चूंकि सिरप है, इसलिए इस मामले में ड्रग्स एक्ट की इसका सेक्शन 5 और 13 ये धाराएं लगाई गई थी। तो साथियों, इसके बाद जब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई तो एक आरोपी है जिसने कि एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया हाई कोर्ट में। अब जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा ये बेल फाइल करने का जो दलील दी गई कि एंटीसिपेटरी बेल क्यों ग्रांट की जानी चाहिए, तो साथियों इनकी जो वजह थी, जो आरोपी के साइड से जो दलील दी गई वो ये थी कि पहली बात कि वो जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है वो महिला है, वो 35 वर्ष की है और वो हाउस वाइफ है। दूसरा है कि उस महिला से डायरेक्टली कुछ भी जब्त नहीं हुआ है। तीसरी बात यह है कि उस महिला के फरार या भागने की संभावना नहीं है। चौथी बात यह है कि वो महिला गवाहों को प्रभावित नहीं करेगी। तो इस आधार पर आरोपी ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि उसे एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत दे दिया जाना चाहिए। इसके बाद जैसा कि हर केस में होता है, जो सरकारी वकील होता है, जो अपोजिशन होता है, वो विरोध करता है कि इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये गवाहों को प्रभावित करें या फिर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको किसी प्रकार से प्रभावित करें। तो इस प्रकार से एनडीपीएस के मामले में बेल नहीं दी जानी चाहिए। अब साथियों, जब कोर्ट ने दोनों पक्षों के दलील सुना, उसके बाद कोर्ट ने इस मामले को देखा और इस पर विचार किया। अब साथियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने ये कहा कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी आरोपी कोर्ट के समक्ष आता है एंटीसिपेटरी बेल की, तो एंटीसिपेटरी बेल देते समय कोर्ट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब साथियों, मैं आपको मैं स्क्रीन पे आप देखेंगे, आपको मैं 1 बाय 1 करके एक जजमेंट का एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा कि किस किस प्रकार से कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जब भी अगर आप कभी भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दावा मजबूत है, तो आप इस तरह का जो ये जजमेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट का हवाला दिया गया है, एमपी हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में जिक्र किया है, तो आप भी उस जजमेंट का जिक्र कर सकते हैं। तो ये जो जजमेंट है साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था, जिसको कोर्ट करते हुए हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया था इस मामले में। तो साथियों, ये जो जजमेंट है ये है सिद्धराम सतली गणप्पा मैत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था। अब इस जजमेंट में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं कि एंटीसिपेटरी बेल देते समय कोर्ट को किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, आप स्क्रीन पे देखिएगा। तो साथियों, जो पहला बताया गया है कि गिरफ्तारी करने से पहले आरोप की प्रकृति और गंभीरता और का आरोपी की भूमिका को पहले ठीक से समझ लेना चाहिए। साथियों, इसका मतलब ये होता है कि कोई ये जो अपराध है कितना गंभीर है, सबसे पहले कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए। दूसरा है साथियों, इस तथ्य सहित आवेदक का पूर्ववत क्या आरोपी पहले किसी के संबंध में भी किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर कारावास या संज्ञेय अपराध से गुजर चुका है। दूसरी बात, न्यायालय को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि क्या इससे पहले जो आरोपी है उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसमें कि उसे दंडित किया गया है, या फिर इससे पहले किसी अपराध में वो सजा काट चुका है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए एंटीसिपेटरी बेल देते समय। तीसरा पॉइंट है साथियों, आवेदक के न्याय से भागने की संभावना। इसका मतलब होता है कि आवेदक के फरार होने की क्या संभावना है। चौथा है साथियों, आरोपी के दोहराने की संभावना। इसका मतलब साथियों कि आरोपी क्या इस अपराध को दोबारा रिपीट कर सकता है, इसकी कितनी संभावना है। पांचवा पॉइंट है साथियों, जहां आरोप सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं जिससे आवेदक को गिरफ्तार करके आवेदक को चोट पहुंचाया जाने या अपमानित किया जा सके। साथियों, इसका मतलब ये होता है कि देखिए, आपको पता होगा कि बहुत सारे आरोप बहुत सारे लोगों को इसलिए फंसा दिया जाता है ताकि जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है उसको परेशान किया जा सके, उसको पुलिस प्रताड़ित करे, उसका उत्पीड़न किया जा सके।
तो इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से आरोपी को फंसाया गया है, तो वहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल दिया जाना चाहिए। साथियों, जो अगला पॉइंट है वो है विशेष रूप से अग्रिम जमानत देने का बहुत बड़ी संख्या को प्रभावित करने पर वाले बड़े परिणाम के मामले। इसका मतलब है साथियों कि अगर कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर कोर्ट इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल देती है तो बाकी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या समाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, हम तो अपराध कर देंगे और हमें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी, तो इस कंडीशन में नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा साथियों जो अगला है, अदालतों को संपूर्ण उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए। बहुत सावधानी से आरोपी के खिलाफ कोर्ट को भी चाहिए कि अभियुक्त की सटीक भूमिका को स्पष्ट रूप से समझे जिन मामलों में आरोपी को फंसाया गया है। दंड संहिता 1860 की धारा 34 और 149 की मदद से अदालत को और भी अधिक सावधानी से विचार करना चाहिए। अब साथियों इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट के पास जितने भी एविडेंस सामने दिख रहे हैं, वो चार्जशीट में है या फिर किसी दूसरे माध्यम से आरोपी ने प्रस्तुत किया है, तो उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको पता होगा कि आईपीसी में सेक्शन 34 और 149 धाराएं हैं, जहां की आरोपी की संख्या 1 से अधिक होती है तो वहां पे सेक्शन 34, और जहां 5 से अधिक होने पर वहां 149 लगा दी जाती है। तो जहां पे कहीं 34 लग रही है वहां पे कोर्ट को और भी सजगता से और गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपी को बेवजह 5 लोगों के साथ में और भी फंसा दिया जा रहा है, ताकि इसका भी नाम जोड़ देते हैं इस पर और आरोपी को परेशान किया जा सके। तो कोर्ट को इस तरह के अगर कोई मामले हैं तो उस पर और भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो अगला पॉइंट है वो है अग्रिम जमानत की प्रार्थना पर विचार करते समय 2 चीज़ों के बीच संतुलन बैठाना चाहिए। पहला है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण जांच होनी चाहिए। दूसरा है आरोपी की हिरासत, उत्पीड़न, अपमान और अनुचित नहीं होनी चाहिए। साथियों इसमें यह बताया गया है कि जब भी कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करती है तो उसको मुख्यतः 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये कि इन्वेस्टिगेशन जो है तो वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल दे दिया और आरोपी ने जाके गवाहों को प्रभावित कर दिया या फिर दूसरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर दिया। दूसरा ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं कर रहे हैं और आरोपी को हमने कस्टडी में भेज दिया और आरोपी को बेवजह, आरोपी इस अपराध में इन्वॉल्व नहीं है, आरोपी को बेवजह उत्पीड़न का और आरोपी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। तो इन चीज़ों के बीच में संतुलन बैठाना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एंटीसिपेटरी बेल दे देंगे तो गवाह प्रभावित होंगे, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमने अगर इसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया, इसको हमने कस्टडी में भेज दिया तो इसके साथ इनजस्टिस हो जाए, क्योंकि ये व्यक्ति बेगुनाह हो सकता है या फिर इसको उत्पीड़ित करने के लिए, इसको केवल प्रताड़ित करने के लिए इसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। अगला पॉइंट है साथियों उचित आशंका पर विचार करने के लिए, न कि गवाह के साथ छेड़छाड़ या धमकी की आशंका। कोर्ट इस बात पर भी ध्यान देती है कि ये व्यक्ति गवाहों को कितना प्रभावित कर सकता है। साथियों जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है वहाँ पे गवाहों को परेशान करने या प्रताड़ित करने की संभावना कम होती है, लेकिन जहाँ पे आई विटनेस होता है वहाँ पे गवाहों को परेशान किया जा सकता है। तो कोर्ट देखती है कि ये जो मामला है जो कोर्ट देख रही है उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मीन्स के इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस ने कर लिया है, पुलिस को सारे साक्ष्य मिल गई हैं, तो फिर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना कम होती है। तो इस कंडीशन में कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकती है। अगला पॉइंट है साथियों अभियोजन की लापरवाही पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और केवल वास्तविकता का तत्व है जिसे करना होगा। जमानत देने के मामले में कुछ संदेह होने की घटना अभियोजन घटनाओं की सामान्य प्रक्रिया में विचार किया जा सकता है। साथियों कई बार होता है कि जो अभियोजन है, जो प्रोसिक्यूशन है, जो पुलिस है, वो कई बार अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये जो मामला है ये संदेहास्पद है, इसमें आरोपी को बेवजह फंसाया जा सकता है, तो इस तरह के मामले में कोर्ट को विचार करना चाहिए। तो साथियों इस तरह से इस मामले में जितने भी ये 10 पॉइंट जो बताए गए हैं इस जजमेंट में, कोर्ट ने उन बातों पर विचार किया और कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चूंकि इस मामले में जो आरोपी है वो महिला है, वो हाउसवाइफ है, उससे डायरेक्टली कुछ भी जब्त नहीं हुआ है, और चूंकि इस मामले में सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो चुकी है, क्योंकि जितने भी जो भी पुलिस को जो भी साक्ष्य इकट्ठा करना था पुलिस ने कर लिया है, तो गवाहों को प्रभावित करने की भी संभावना नहीं है। तो कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी को अग्रिम जमानत का फायदा दे दिया जाना चाहिए, और कोर्ट ने ये कहते हुए कि आरोपी 50,000 का बेल बॉन्ड फर्निश करते हुए आरोपी को जमानत प्रदान की जाती है और आरोपी 15 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होकर के अपना बेल बॉन्ड फर्निश करे। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये जो मामला था जिसमें कि एनडीपीएस के भी कुछ मामले में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है अगर वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं। खासकर हमने देखा है कि महिलाओं के मामले में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कोर्ट विचार करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अननेसेसरी किसी को भी इम्प्लीट किया जाए इस तरह के प्रकरण में। धन्यवाद साथी।